हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा रहेगा तो देखो आपको ऊपर बच्चों आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, सभी प्रैक्टिस सेट को एकदम इन डेप्थ में देखा है, तो आप उसे चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम अपना देखते हैं कि चलो बच्चों अपना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो देखो बच्चों, अपना 3.4 क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने को क्या करना है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, चलो हम फर्दर देखते हैं कि, तो चलो बच्चों हम फर्दर नहीं क्या, हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ में देखते हैं। ओके, तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, ऑन 1st Jan 2016 सनिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज, 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे एंड 12 rupees on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what will be her total saving? सनिका ने 2016 में क्या किया उसने, ये देखो 2016 का कैलेंडर है अपना। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि मैं अपने फर्स्ट 1 तारीख से, पहले तारीख से क्या करूंगी, पैसे सेव करना चालू कर दूंगी। तो देखो पहली तारीख को मैंने कितना सेव किया, 10 रुपया। फिर उसके बाद दूसरी तारीख को कितना सेव किया, वैसे 11 रुपया। फिर वो ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ते गया उसने क्या किया, अपने मनी को एक एक रुपए से बढ़ाते गई सेविंग उसने। ठीक है, तो उसने टोटल कितना तारीख तक सेविंग किया बच्चों, ये ईयर के एंडिंग तक, मतलब कब तक, 31st दिसंबर तक। ठीक है, उसने यहाँ तक किया सेविंग। ठीक है, ये इतना समझा। फिर अपने उसके बाद देखो क्या बोलता है, ही डिसाइडेड टू सेव लाइक दैट on 31st December 2016, what be her total saving। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बच्चों इसके अंदर अपना क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी अपनी, स्टार्टिंग वैल्यू होगी अपनी 10 रुपीज। कैसे, क्योंकि हम 10 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हैं ना सेविंग करना। तो पहली वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10 रुपीज हुई। उसके बाद क्या होगी, 11 होगी। उसके बाद क्या होगी, 12 होगी। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा लास्ट डेट तक। अब मुझे बताओ बच्चों, 2016 कौन सा ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि ये लीप ईयर है, अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 करोगे और ये डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली इससे, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 2017, तो 2017 से 2017 4 से डिवाइड होगा बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होने का मतलब क्या है, उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, उसे हम प्रॉपर डिवीजन बोलते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो लीप ईयर है क्या नहीं, वो देखने का कि वो जो भी ईयर है वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ओके, तो इसमें लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, अपने को February 1 में हम एक डे ज्यादा होता है। तो फिर अपने को 2016 में टोटल कितने डेज होंगे, नॉर्मली तो वैसे ईयर में 365। ठीक है, बट ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं अपने, 366। मतलब अपने को टोटल नंबर ऑफ डे किसने इस ईयर में, तो बच्चों ये 366 क्या होगा, ये अपनी एन की वैल्यू होगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अपने, डेज, मतलब ये डेज, डेज को ही क्या बोलोगे आप, टर्म बोलोगे बच्चों। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डे का सेविंग कितना होगा उसका, 366 डेज। अब अपने को देखो लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग, उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी। टोटल सेविंग का मतलब क्या होगा, अगर उसने पहली तारीख से बचाना चालू किया और 31st तक उसने पैसा बचाना चालू किया, तो समझो उसने पहले दिन 10 रुपया बचाया, प्लस अगले दिन 11 बचाया, फिर अगले दिन 12 बचाया, ऐसे 13 बचाया, और टोटल कब तक बचाते गई, 366 डेज तक वो अपना पैसा बचाते गई। और अपने को क्या करना है, सभी पैसों का क्या करना है बच्चों, सम करना है। सभी पैसों का क्या करना है, सम करना है। तो सम करने का मतलब क्या होगा, आपको एस ऑफ क्या निकालना है, एस ऑफ कितने टोटल डेज है अपने, 360 डेज है। तो इसका आप सम निकाल दोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि इसके अंदर अपने को करना क्या है। तो चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से अपने फेयर में कर लेते हैं। ओके, आपको कैलेंडर निकालने की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको आप फेयर में कैसे लिख लोगे, सनिका डेली सेविंग। अब देखो उसका डेली सेविंग कैसे होगा, पहले दिन उसने 10 रुपया बचाया, फिर 11, फिर 12, फिर ये कैसे होगा, ये कंटिन्यूसली आगे चलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को पता है कि ये क्या है, एक एपी है। क्योंकि अपने देखो हर एक दिन क्या हो रहा है, 10 रुपया बच रहा है, फिर उसके अगले दिन 11 रुपया बचा रही है, फिर उसके अगले दिन सनिका कितना पैसा बचा रही है, 12 रुपया। ठीक है, तो इस इसके अंदर कंटिन्यूएशन है। और सेकंड क्या है, ये एक एक से एक एक रुपए से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपने को पता है फर्स्ट टर्म मतलब ही ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। डी का मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1 करोगे तो 11 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा अपने को, 1 आ जाएगा। ओके, एंड एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उस पर्टिकुलर 2016 ईयर में टोटल कितने डेज है अपने, 366 डेज है। क्यों, क्योंकि एक लीप ईयर है।
अगर वो लीप ईयर नहीं होता तो कितने डेज होते बच्चों, उसमें 365 डेज होते। तो यहाँ पर आप केयरफुल होना कि अगर अगर समझो बच्चों 2020 होता तो वो लीप ईयर होता। हाँ था, क्यों? क्योंकि देखो 2020 क्या होगा, 2020 4 से डिवाइड होगा, तो जो भी ईयर 4 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा, वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि अपने को पूछा गया है लास्ट में क्या है कि टोटल सेविंग कितना हुआ। तो टोटल सेविंग का मतलब भी क्या होगा बच्चों, कि आपको सम ऑफ 366 डेज का एक्यूमुलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब वो मिला मिला के निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अपने को इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, एस ऑफ 366 पूछा गया है। ओके, तो अपने को चलो सब जरूरी डेटा मिल गए, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई। तो हम अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला पुट करके अपना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एस एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 366। तो हो जाएगा 366 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, 366 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट ओपन एन की वैल्यू क्या है बच्चों 366, तो ये हो जाएगा 366 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस कितना है बच्चों 1 है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, उसके बाद ये क्या होगा, अब देखो ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो 2 1 जा 2 182 जा, तो क्या आंसर आया बच्चों 282 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस साइन अपनी एज इट इज 366 माइनस 1 ये हो जाएगा 365 और मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब कुछ मीनिंग नहीं है उसका, तो यहाँ पर क्या आएगा 365 ही आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो 182 अपना एज इट इज। अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होकर क्या बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे 20 प्लस 365। ओके, तो ये हो जाएगा अपना 385, तो ये दोनों का एडिशन क्या आएगा अपना 385। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा अपने को, तो चलो हम इसका मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई का रफ वर्क भी बता दिया है। ठीक है, तो हमने ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया बच्चों 70455, मतलब 70,455। अगर सनिका ने 1 जैन से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है, मतलब फर्स्ट दिन उसने 10 इकट्ठा किया, दूसरे दिन उसने 11 इकट्ठा किया, और वो ऐसे रोज एक एक रुपए इंक्रीज करते करते अगर वो लास्ट के डेज, मतलब लास्ट डे मतलब क्या 31 दिसंबर 2016 अगर उसने वहां तक पैसे जमा किए तो टोटल उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अपनी 17,455। तो आप इसको फाइनल आंसर में यहाँ पर लिख लो, therefore Shanika's total saving on 31st December 2016 would be 20,455। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों, कि आपको ये एन की वैल्यू पता रहना चाहिए। ठीक है, बाकी सब तो आप ढूंढ लोगे, तो आप बच्चों इसका प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अपना फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो अभी बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, अ मैन बोरोस ₹8,000 and agree to repay with a total interest of ₹1,360 in 12-month installment। ओके, उसके बाद क्या बोलता है ये, each installment being less than the preceding one by 40 rupees। ओके, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लार्ज इंस्टॉलमेंट। ओके, तो देखो बच्चों उस मैन ने टोटल बोरिंग कितना लिया 8,000 लिया। ओके, प्लस उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितने का चुकाएगा बच्चों वो 1,360। तो उसको टोटल पैसे 12 महीने में कितने देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे बच्चों 9,360। इसको क्या हुआ, ये आपको टोटल पैसे आपको 12 महीने में चुकाने हैं। अब देखो 12 महीने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि इसको हम पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मली आपने जैसे मोबाइल लिया रहेगा तो मोबाइल पे क्या होता है, अगर आपने कभी ऑनलाइन मोबाइल लिया रहेगा ईएमआई पे, तो ईएमआई का मतलब क्या होता है, अगर समझो मैंने 10,000 का मोबाइल लिया। ओके, अगर मैं इसका बोलता हूँ कि इसका 1,000 रुपये की किस्त है, तो आपका टोटल कितने महीने तक पैसे कटेंगे बच्चों, आपके टोटल 10 महीने तक पैसे कटेंगे। तो आपके क्या होंगे, टोटल 10 महीने तक पैसे कटेंगे। आप हर महीने कितने पैसे दोगे, आप हर महीने 1,000 रुपीज उसको देते जाओगे। तो आपने पहले महीने 1,000 रुपीज दिए, दूसरे महीने 1,000 दिए, तो आपने टोटल अभी तक कितने पैसे दे चुके हैं, आपने 2,000 दिए। तो आप ऐसे करते करते अपने पैसे दोगे तो आपके 10वें महीने में क्या होंगे, सभी पैसे चले जाएंगे, मतलब जितना आपने उसका ईएमआई बनवाया वो पूरी चली जाएगी। तो आपका क्या होगा, फिर आपका 10th मंथ में आपका ईएमआई क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी अपने को यही लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है अपने को, कि मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये पैसा कैसे चुकाएगा, एक साथ पूरा पैसा नहीं देगा, पूरे लोन की रिपेमेंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा
मंथली पैसा देगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल पैसे कितने महीने में चुकाना है, 12 महीने में चुकाना है, ठीक है। तो 12 महीने में चुकाना है तो मतलब टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे, 12 मंथ, और अपनी इंस्टॉलमेंट भी कितनी हो जाएगी, 12 मंथ की हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो पहले मंथ में उसने 1,000 रुपया चुकाया, ठीक है, तो उसको अगले महीने कितना 1,000 रुपया नहीं चुकाने उसको, देखो उस पैसे से क्या होंगे 40 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। देखो इस लाइन का अच्छे से मीनिंग पकड़ लो, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग। ये देखो अगर समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर ये मैं समझो यहाँ पर मैं सेकंड पे खड़ा हूँ, तो देखो ये मेरा पहले वाले को क्या बोलूंगा, मैं प्रीसीडिंग बोलूंगा, और बाद वाले को क्या बोलूंगा, प्रोसीडिंग बोलूंगा, प्रीसीडिंग एंड प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आप ये टर्म याद रखना। तो प्रीसीडिंग बोल रहा है ये, तो क्या करना चाहिए, जब जो हमने पहले चुकाया उससे क्या होना चाहिए, 40 लेस होना चाहिए। तो मेरे को सेकंड बार कितना पैसा देना पड़ेगा, अब 1000 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, अब मुझे देना पड़ेगा 960 रुपीज, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने 1000 में क्या किया, 40 रुपीज माइनस कर दिए, तो कितने मेरे को देने पड़ेंगे, 960। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, अब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रीसीडिंग करूंगा, मतलब उसमें से 40 रुपीज लेस दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 920। देखो मैंने 960 में से 40 रुपीज माइनस किए, फिर उसके अगले बार कितना देना पड़ेगा मुझे, इसमें से 40 रुपया कम देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों अपना 880। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन समझा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब चलो इससे हम क्या कर लेते हैं अपने अच्छे से। अब फाइनल क्या पूछा है बच्चों यहाँ पर कि फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम वो कितना पैसा देगा और उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट आते आते कितना पैसा उसको देना पड़ेगा अपने को, वो फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो चलो इसको हम अच्छे से फेयर में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों आप कैसे लिखोगे, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40, ओके, जो अपने को दिया गया है। देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट आर इन एपी। तो डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो भी इंस्टॉलमेंट का अपने को टोटल पे करना है उसमें क्या होगा, हमेशा 40 रुपीज माइनस होगा। ऐसे डी की वैल्यू क्या होगी इस बार, -40। क्यों, क्योंकि हम हर महीने का इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। कितने से घटा रहे हैं आप, 40 रुपए से घटा रहे हो, ठीक है। तो हर इंस्टॉलमेंट में आपका क्या होगा, 40-40 रुपए क्या होगा, रिड्यूस होगा, ओके। अब उसके बाद देखो, तो अपने टोटल अमाउंट कितने में रीपे करना है अपने को, टोटल 12 महीने में रीपे करना है, ठीक है। तो वही लिखा है, द टोटल अमाउंट बी रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मुझे 12 महीनों की किस्त में चुकाना है, ओके। अब अपने को क्या होगा कि टोटल पैसे कितने अपने को पे करने पड़ेंगे, पहले आप वो देख लो। तो टोटल पैसा कैसा रहेगा कि हमने टोटल पैसा कितना बोरो किया, ओ प्लस इंटरेस्ट, तो वही अमाउंट बोरोड प्लस टोटल इंटरेस्ट, तो दोनों का ऐड किया तो कितना है बच्चों अपने को 9,360। ये किसका वैल्यू है, ये क्या है, सभी पैसे का मिला के सम दिया गया है, ठीक है। इसका ही मतलब है ना, इतना पैसा चुकाना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी महीनों का क्या है, ये सम ही है ना ऑलरेडी, कि आप अगर इतना पैसा आप चुका दोगे तो आपका आप लोन फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या होगा, ये SF12 की वैल्यू गिवन है, ओके। अब हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो बच्चों बेसिकली अपने को किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए की वैल्यू पूछी गई है, ए की मतलब फर्स्ट टर्म की। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। और लास्ट टर्म के लिए आप क्या कर लोगे, T(12) निकाल लोगे, क्योंकि अपने को पता है कि 12th पोजीशन पे है ना वो। तो सबसे पहले तो आप ए की वैल्यू फाइंड कर लो, और उसके बाद आप T(12) की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मिल जाएंगे, ओके। तो चलो पहले हम S(n) में फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो S(12) इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है, तो ये 12 होगा, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बच्चों अपना एज इट इज, प्लस एन का मतलब 12 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है बच्चों -40 है, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अभी क्या हो जाएगा, SF12 की वैल्यू क्या है अपनी 9,360, तो ये हो जाएगा 9,360 इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, ये 2 1 और ये 2 6, तो क्या आंसर आया बच्चों यहाँ पर 6। अब 2a तो अपना एज इट इज रहेगा, अब देखो ये माइनस होगा, तो ये प्लस 12 - 1 11, और अपना ब्रैकेट में क्या रहेगा -40, ठीक है। अब फर्दर स्टेप में क्या होगा, देखो ये नंबर है, ये नंबर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 9,360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2a। अब देखो बच्चों 2a लिखा है यहाँ पर हमने, अब देखो प्लस माइनस क्या देगा, ये दे देगा ओवरऑल माइनस, और 11 इंटू 40 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 440, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, डिवाइड हो रहा है तो कर लेंगे, तो 6 1 ज़ा, और ये 6 1560 ज़ा, ओके। तो अपना आंसर क्या है 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, ओके। अब हम क्या करेंगे, -40 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1560 माइनस क्या यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 440 इज इक्वल टू 2a, ओके। अब ये दोनों का एडिशन क्या आएगा बच्चों, ये दोनों का एडिशन आएगा अपने को 1560 प्लस 440, ये दे देगा अपने को 2000, ये कितना देगा अपने को, दोनों का एडिशन आएगा 2000 इज इक्वल टू 2a, ओके। अब देखो
ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए। तो अपने को ए की वैल्यू क्या आई बच्चों, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ये 2 1 ये 2000, ठीक है। क्या आंसर है अपने को 1000। तो ए का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है। तो उसने पहले बार कितने की इंस्टॉलमेंट दी, उसने पहली बार 1000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, फर्दर अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करोगे बच्चों, आप टी ऑफ 12 की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो चलो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हम निकाल लेते हैं। तो फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट n इज इक्वल टू 12, सिंस टी ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो अपना फॉर्मूला है। तो अपने n की वैल्यू क्या होगी इस बार बच्चों, अपने को 12th वैल्यू निकालना है, 12th पोजीशन की। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो टी ऑफ 12 इज इक्वल टू a के बदले क्या आएगा बच्चों, अपना a के बदले आ जाएगा अपना 1000। कैसे, क्योंकि हमने a अभी फाइंड किया, प्लस n का मतलब ये पोजीशन अपनी 12 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है बच्चों अपने यहाँ पर, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 40 है, क्योंकि हमेशा प्रीवियस वाले से कितने पैसे कम हो रहे हैं, 40 रुपीज हो रही है, तो माइनस 40। ओके, अभी क्या होगा, 1000 प्लस ब्रैकेट सॉल्व होके बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40। ओके, 1000 अपना एज इट इज। अब देखो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस ही देता है, और ये दोनों करोगे तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 440, 11 इंटू 40 440। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये दोनों का माइनस क्या आएगा, 1000 माइनस 440, ये देगा आपको 560। तो उसकी लास्ट की किस्त कितने की होगी बच्चों, उस मैन की 560, मतलब उसको आखिरी किस्त कितने रुपए की भरनी पड़ेगी, 560। ओके, तो आप इसको अच्छे से फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। ओके, तो कैसे लिखोगे फाइनल आंसर में आप, तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड दैट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। ओके, तो बच्चों ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, कि आपको इंस्टॉलमेंट पहचानना था, ठीक है, कि आपको टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, और इंस्टॉलमेंट का ये वर्ड जो बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग लिखा है ना वो, तो ये क्या होगा, हर 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 महीने अपने इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 40 रुपीज से रिड्यूस होगा। ओके, तो हमने फिर इसमें एस एफ एन का फॉर्मूला लगा के हमने क्यों एस एफ एन लगाया यहाँ पर, क्योंकि अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया ना, कि टोटल उसको कितने पैसे उसको रीपे करने हैं, तो वो अपने को पता है। तो वो पता रहेगा तो आपको क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को पुट करके आप एक ही वैल्यू फाइंड कर लो। और जैसे हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मालूम पड़ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, कि जैसे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम पड़ेगा और आपको एन कोई भी पोजीशन निकालने तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी अपने को डी की वैल्यू पता ही थी, तो हमने क्या कर लिया, टी ऑफ 12 भी फाइंड कर लिया। अगर मैं आपको बोलता कि आप बच्चों 6 इंस्टॉलमेंट निकाल के बताओ, तो आप 6 भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या निकालना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर टी ऑफ 6 निकालना पड़ता है। तो टी ऑफ 6 यहाँ पर हो जाता, खाली एन की वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको वैल्यू मिल जाती, तो आपका क्या होता है, 6 इंस्टॉलमेंट होता, ठीक है। तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा अपने को, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ तो पैसे इन्वेस्ट किए किसमें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। ओके, तो देखो बच्चों उसने फर्स्ट ईयर कितने इन्वेस्ट किया, 5000, फिर सेकंड ईयर 6000, फिर थर्ड ईयर, ऐसे करते करते हो कब तक इन्वेस्ट किया उसने बच्चों, टोटल 12 ईयर्स तक, कितने 12 ईयर्स तक। ओके, और फिर लास्ट में क्या होता है कि फाइंड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन टोटल 12 ईयर्स। तो बच्चों अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया, टोटल 12 साल में उसने इकट्ठे कितने पैसे इन्वेस्ट किए, अपने को वो पूछा है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम। तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, सबसे पहले तो अपनी ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को हम ए बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, तो ये कितना हुआ 5000 हुआ। डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आप T2 माइनस T1 करोगे तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2000। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों 2000। ओके, अब अपने को एन की वैल्यू पता है, एन मतलब क्या, टोटल इंस्टॉलमेंट्स। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं बच्चों उसके 12 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। फिर आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, एस ऑफ 12। ओके, क्योंकि सभी नंबर्स का, सभी मंथ्स का अपने को क्या बोला है, एक्यूमुलेशन पूछा है, मतलब इकट्ठा वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल द 12 इंस्टॉलमेंट। ओके, तो आप क्या निकालोगे बच्चों, एस ऑफ 12 निकालोगे। तो एस ऑफ 12 की जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर एस ऑफ एन का फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर लोगे। तो चलिए इसे हम फेयर में देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप कैसे लिख लोगे, अमाउंट इन्वेस्ट बाय सचिन। तो इसका इन्वेस्टमेंट कैसे है बच्चों, पहले 5000, फिर 7000, फिर 9000, ऐसे सो ऑन। ओके, और उसके बाद क्या है बच्चों, द अबाव सीक्वेंस इज एन एपी। तो आप लिख दोगे कि एक एपी है, ठीक है। तो एपी हो गया तो क्या होगा, आप उसमें ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ए का मतलब क्या होगा, टी ए का मतलब भी बच्चों T1 होता है। ओके, तो 5000, डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, T2 माइनस T1 करोगे। तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000। ओके,
और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? एन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ईयर, मतलब वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? 12 महीनों के लिए कर रहा है, तो आपकी एन की वैल्यू क्या आएगी? टोटल 12 आ जाएगी, ठीक है। और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों? वो टोटल 12 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर 12 आ जाएगी, ओके। तो आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे कि 12 देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ओवर 12 ईयर्स इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है आपको? एस ऑफ 12 फाइंड करना है। तो किसके बराबर हो जाएगा? एस ऑफ 12 के बराबर हो जाएगा। तो हम अपना एस ऑफ एन का फॉर्मूला लिख लेंगे और इसके अंदर एस ऑफ 12 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो एस ऑफ 12 इज इक्वल टू, एन का मतलब 12/2, ब्रैकेट ओपन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है 5000, तो ये हो जाएगा 5000। उसके बाद प्लस एन की वैल्यू क्या है अपनी? 12 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू क्या है अपनी बच्चों? डिफरेंस की वैल्यू 2000 है, तो हो जाएगा 2000, ओके। अब देखो डिवाइड होगा, हाँ होगा। 2 1 जा 2 6 जा, ओके। तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट ओपन 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 प्लस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 इंटू 2000, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बच्चों? 6 अपना एज इट इज, ये हो जाएगा अपना 10,000, 10,000 अपना एज इट इज प्लस 2000 इंटू 11 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा 22,000, ओके। अब हम क्या कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ओके। तो ये दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट को? ये दे देगा अपने को 32,000, तो ये हो जाएगा 32,000, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 32,000। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना होगा? 30। तो बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाय 32,000 कितना हो जाएगा अपना? 1,92,000, ओके। तो उसने टोटल कितने इन्वेस्ट किए 12 सालों में बच्चों? सचिन ने 1,92,000, ओके। तो इसको हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। Therefore, the total amount invested by Sachin in 12 years is rupees 1,90,000, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना फाइनल आंसर, ओके। तो यही था अपना फाइनल आंसर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन डेटा था उसे लिख लिया और हमने एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगा के एस ऑफ 12 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों? देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो एंड 24 सीट इन थर्ड रो and so on, okay. Find number of seat in 15th row and also find how many total seats are there in an auditorium, ठीक है। तो चलो बच्चों अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है अपने को। तो देखो बच्चों, ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? जहां पर हम मूवी देखते हैं, तो वहां पर क्या है, सीट्स ऐसे लगी हुई है। तो देखो ये क्या बोलता है कि वहां पर टोटल कितने रोज है? टोटल 27 रो है। तो जैसे देखो पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे जाते जाते कहाँ तक कितने रो है बच्चों? वहां पर 27 रो है, ठीक है। तो पहले लाइन का मीनिंग ये हुआ। उसके बाद क्या बोलता है कि 20 सीट इन फर्स्ट रो। तो जो पहला रो होगा ना, जैसे रो नंबर 1 में टोटल कितने सीट होंगे बच्चों? 20 सीट्स होंगे। उसके बाद वाले रो में जाओगे तो कितना होगा? सेकंड रो में कितने सीट है अपने? 22 सीट है। तो देखो यहाँ पर 22 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड रो में कितने सीट है बच्चों? देखो थर्ड रो में कितने सीट है अपने? 24 सीट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ये 23 नहीं है, ये अपना 24 है। यहाँ पर कितने सीट है बच्चों? 24 सीट है और सो ऑन, ठीक है। ये भी ऐसे आगे जा रहा है। उसके बाद क्या बोलता है कि मेरे को आप बताओ कि 15th रो में कितने सीट्स है। तो मतलब आपको क्या करना है? टी ऑफ 15 फाइंड करना है, बराबर। जैसे यहाँ पर आपको, जैसे अपने को पता है कि थर्ड रो में 24 सीट है, सेकंड रो में 22 सीट है, वैसे आप मुझे बताओ कि 15th रो में कितने सीट है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या बोलता है अपने को? हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। टोटल सीट्स का मतलब क्या होगा कि पहले रो को मिलाओ, सेकंड रो को मिलाओ, थर्ड रो को मिलाओ, तो टोटल कितने रो है अपने बच्चों? 27 रो है। तो कितना, आप टोटल रो का मेरे को सीट काउंट बताओ, ओके। तो आप क्या करोगे, जितने भी रो है सबका क्या कर लोगे? सम निकाल लोगे। तो जितने भी रो में नंबर है, नंबर ऑफ सीट्स है, उसका आप सम निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? आपको टोटल सीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपना T15 की वैल्यू निकाल लेंगे और एस ऑफ 27 की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो इससे हम अपना अपना दोनों आंसर अपने को मिल जाएगा, ओके। तो चलिए इसे हम अच्छे से अपने फेयर में देख लेते हैं इसको। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? द नंबर ऑफ सीट इन द रो इज 20,22,24, जैसे अपने को गिवन है, और एंड सो ऑन, ओके। अब क्या बोलता है, तो इससे क्या होगा कि अपने सीक्वेंस किसके जैसे दिख रहा है? एपी जैसे दिख रहा है। तो आप लिख लोगे द अबव सीक्वेंस इज एन एपी विथ। तो आप अपने गिवन डेटा फाइंड कर लोगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या है होती है अपने बच्चों? फर्स्ट टर्म जो 20 हो जाएगी,
डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, तो 22 माइनस 20 कितना होगा, 2 होगा। और n मतलब क्या होता है बच्चों, अपने को टोटल कितने रो काउंट है अपने, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज अपने 27 रो है, ठीक है, ऑडिटोरियम में। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 27 आई। ओके, अब अपने को क्या बोला देखो, तो अब हम आगे क्या करेंगे, और अपने को देखो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है लोग ने कि 15th रो में कितने सीट है आप वो मुझे बताइए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप टी ऑफ एन का फॉर्मूला पुट करोगे और आप टी ऑफ 15 निकाल दोगे। तो उससे क्या होगा बच्चों, आपको नंबर ऑफ सीट्स इन ये मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, टोटल सीट्स निकालने के लिए क्या करोगे, आप एस ऑफ 27 निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, फिर आपको टोटल सीट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 15 पोजीशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ 15 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है बच्चों अपना 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 14 इंटू 2, 20 प्लस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 28, 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो टी ऑफ 15 की वैल्यू कितनी आई अपने को, 48 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अपना अपना क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी निकाल लेंगे। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, also total number of seats, total number of seats in the auditorium in is equal to what बच्चों, s of 27। अब क्या करना पड़ेगा, सभी रो का सम करना पड़ेगा। तो अपने रो कितने हैं टोटल ऑडिटोरियम में, 27 है, तो आप s of 27 निकालोगे। तो चलो हम इसका भी फॉर्मूला लिख के फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ s of 27 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या हो जाएगा, ये s ऑफ 27 इज इक्वल टू n अपॉन, n की वैल्यू क्या है बच्चों इस बार 27 है, तो यहाँ पर हम 27 पुट कर देंगे अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n की वैल्यू क्या है अपनी 27 माइनस 1 इंटू डी क्या है अपना, डिफरेंस की वैल्यू है 2। ओके, तो देखो बच्चों 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू 2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बच्चों 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 40 अपना एज इट इज प्लस 26 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ये अपना ये हो जाएगा 52। ओके, उसके बाद क्या होगा फर्दर, अब हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 40 प्लस 52 कितना होगा, 40 प्लस 52, तो ये 2 एज इट इज 92। तो ये कितना है बच्चों ब्रैकेट में 92 आया। अब ये डिवाइड होगा 92 2 से, 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, तो ये कितना है बच्चों, ये 1 जा ये 46 था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 46। ओके, अब 27 इंटू 46 क्या होगा 1242। तो ये अपना क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। तो ये किसका वैल्यू है, एस ऑफ 27 का है। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो टोटल ऑडिटोरियम में बच्चों कितनी सीट है 1242। अब इसे हम क्या कर लेंगे, अपने फाइनल आंसर में अच्छे से लिख लेंगे। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, therefore the seat in the 15th row is 48 and total seats are 1242। ये था बच्चों अपना फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है अपने को, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल द रीडिंग्स वेर इन AP, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन sum of temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 डिग्री सेल्सियस, then find the temperature of the other 5 days। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अपना वीकली कैलेंडर बना लेते हैं। ओके, वीकली कैलेंडर बनाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें कंडीशन से अपने इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे बच्चों, डेज और टेम्परेचर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अगर अपने को कोई भी डेज का टेम्परेचर पता है बच्चों, नहीं पता है, तो अभी हमको जर्नल AP लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप पहले दिन को क्या मान लो, A मान लो। अब अपने को पता है अगला दिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को जो भी अपना फर्स्ट टर्म होगा उसके अंदर क्या ऐड करोगे, आप डिफरेंस की वैल्यू ऐड करोगे। तो सेकंड टर्म क्या आएगा अपना A प्लस डी, फिर उसके बाद वाले टर्म के लिए क्या लोगे बच्चों, आप A प्लस 2D, वैसे ही A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, और फिर उसके बाद क्या है बच्चों A प्लस 5D आएगा। ओके,
तो ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे लिख लोगे। तो देखो यहाँ पर कभी मीनिंग चेंज होगा नहीं होगा, कैसे? अगर समझो आप T2 माइनस T1 करोगे तो आपको किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हमेशा डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? डी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं वेनेसडे में से ट्यूसडे माइनस करूंगा तो मतलब क्या होगा? ए प्लस टू डी माइनस ये वाला ए प्लस डी। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस डी। देखो प्लस ए और माइनस ए कट हुआ, टू डी में से डी गया तो क्या आएगा बच्चों? केवल डी। तो आपको यहाँ पर कोई भी दो टर्म को माइनस करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? डी आएगी। इसलिए हमने ऐसे लिखा, ए लिखा फिर उसमें डी ऐड किया, उसमें वापस टू डी ऐड किया। ठीक है, ये अपने क्या हो गए? हमने हर एक डेज के अपने वेरिएबल्स पकड़ लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अपना कंडीशन से अपने इक्वेशन को फ्रेम कर लेंगे। चलो चलो हम फ्रेम कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो देखो कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डिंग डेड इन अ वीक मंडे टू सैटरडे। तो हमने मंडे से सैटरडे तक अपना क्या लिख लिया बच्चों? अपने डेज लिख लिए। ओके, तो देखो बच्चों अपने को कंडीशन कहाँ से चालू हो रही है? अपनी यहाँ से हो रही है। ठीक है, देखो बच्चों अपनी कंडीशन यहाँ से चालू हो रही है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, देखो द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे और सैटरडे, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको सम करना पड़ेगा। जो मंडे का टेम्परेचर है और सैटरडे का, तो मंडे का टेम्परेचर ए है, सैटरडे का अपना क्या है? ए प्लस फाइव डी है। टेम्परेचर वॉस मतलब हो जाएगा इक्वल टू, फिर वॉस फाइव मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर, फाइव मोर, तो क्या होगा? फाइव मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो क्या होगा? ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? इसमें ऐड होगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा? तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है अपना? ए प्लस डी, और इसके अंदर क्या ऐड करोगे आप? सैटरडे। तो सैटरडे को क्या टेम्परेचर है? ए प्लस फाइव डी। ओके, ये अपना ये हो गया। ठीक है, क्या बोला इसने? ये द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो हमने मंडे और सैटरडे को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। वॉस मतलब हो जाएगा इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा? 5 डिग्री मोर। तो 5 प्लस किए हम किससे? ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर को। तो ठीक है, दोनों को हमने प्लस किया। तो देखो ये अपना पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे? अपना सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो इसको क्या बोल दोगे आप? जो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप सब कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आएगी? चलो हम देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या आता है। तो देखो सेम साइन, दो ए यहाँ पर, दो ए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचा बच्चों अपना? फाइव डी इज इक्वल टू क्या? देखो डी प्लस फाइव डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्स डी, और ये फाइव अपना एज इट इज। ओके, अब हम क्या कर लेंगे? ये फाइव डी को यहाँ बुला लेंगे और नंबर को वहाँ भेज देंगे। तो हो जाएगा माइनस फाइव, और ये सिक्स डी, और ये प्लस फाइव डी यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस फाइव डी। ये हो जाएगा ओनली डी, और ये हो जाएगा माइनस फाइव। तो डी की वैल्यू क्या आई बच्चों अपनी? माइनस फाइव आई। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई अपनी माइनस फाइव। अब देखो उसके बाद अगले कंडीशन में क्या बोला गया है बच्चों अपने को? इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज माइनस 30 डिग्री। मतलब जो टेम्परेचर है ना वेडनेसडे का, उसका अपने को डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। तो वेडनेसडे का अपना इक्वेशन क्या है बच्चों? ए प्लस टू डी इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो टेम्परेचर किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस 30 डिग्री। मतलब अपने को ये सारे वीक में से ये लोग ने डायरेक्टली वेडनेसडे की वैल्यू दे दी है अपने को। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेंगे? इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अपने को डी की वैल्यू अभी मिल गई है। क्या मिली है? माइनस फाइव मिली है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, अब देखो ये कैसे हो जाएगा? ए, अब देखो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस माइनस देगा माइनस, फाइव टू द हो जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो जाएगा ए, देखो माइनस 30 अपना एज इट इज, माइनस 10 यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 10। अब ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 20। तो ए की वैल्यू क्या आई बच्चों अपने को? माइनस 20 आई। तो अपने अपने को ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे? सभी इस वेरिएबल में अपने वैल्यूज पुट करके इक्वेशन के हम अपने सभी देश के टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये था अपना कोर कॉन्सेप्ट। अब इसको हम क्या कर लेंगे? अपने फेयर में कर लेते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम इसको फेयर में कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा? द रीडिंग टेम्परेचर वेर इन एपी, लेट द टेम्परेचर रीडिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। तो कैसे? मंडे के लिए हमने ए पकड़ा, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी और ए प्लस फाइव डी। इसका हमने अच्छे से एक चार्ट बना लिया यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करने का? अपने कंडीशन को यहाँ पर उसका इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? तो देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, जो कि हमने अभी रफ वर्क में देखा था। तो मंडे और सैटरडे का क्या होगा? सम करना है तो एडिशन होगा। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों? मंडे का ए और सैटरडे का क्या है? प्लस ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू, देखो फाइव मोर बोल रहा है, एंड वॉस का मतलब इक्वल टू हो गया फाइव मोर। तो क्या हो जाएगा? फाइव मोर देन टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड होगा, मतलब होगा ए प्लस डी प्लस
ए प्लस 5d, ठीक है। अब हम अपने डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो जैसे कैंसिल वगैरह होके क्या बचेगा, यहाँ पर डायरेक्ट अपना आंसर आएगा -5 इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू -5, ठीक है। देखो सेम साइन कट हुए, ओके। फिर देखो यहाँ पर डी और डी 6d हुए, और ये 5 यहाँ पर आके माइनस, और ये माइनस प्लस 5d यहाँ पर आके हुआ -5d। अपने को डी की वैल्यू मिल गई -5। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब अपने सेकंड कंडीशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से देखो क्या बोलता है ये, कि द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30। तो आपने को वेडनेसडे का टेम्परेचर ऑलरेडी बता दिया गया है कि इस दिन कितना टेम्परेचर है, -30 है। तो वेरिएबल क्या है अपना, a प्लस 2d। तो लिख लो डायरेक्ट इसको, तो कैसे हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू वॉट, -30। अब हमने को d की वैल्यू पता है जैसे कि यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे, इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हो जाएगा a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है बच्चों, -5। तो -5 इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इज इक्वल टू -30। इसमें क्या लिख लोगे आप, फ्रॉम 1, ओके। तो हो जाएगा फ्रॉम 1। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या देता है, माइनस। और 2 फायदा क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू -30। तो ए की वैल्यू क्या है, देखो -10 वहां पर जाके क्या हो जाएगा, +10। तो ये +10 और -30 क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा -20। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ए की -20, ठीक है। तो अपने को ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर लेंगे, सभी सभी डेज के अपने वैल्यू फाइंड कर लेते कि किस दिन कितना टेम्परेचर है, ओके। तो चलो हम इसको अच्छे से फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, इसका ए और डी का वैल्यू जैसे ही मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, सभी अपने डेज के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। बट अब इसमें क्या है, अपने को वेडनेसडे की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आप उसका मत निकालो, बाकी जो रेस्ट ऑफ डेज है उसका निकाल लो। तो मंडे का मतलब ही क्या है बच्चों, अपने ए कंसिडर किया है, तो जो ए की वैल्यू है तो कहाँ पर आ जाएगी, मंडे पे आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू क्या है अपना, -20। तो मंडे को कितना टेम्परेचर है, -20। ट्यूसडे पे क्या होगा, ए में डी ऐड होगा। तो देखो ऑलरेडी ए अपना -20 है, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों, -5 है, ठीक है। बट बीच में अपने अपने वेरिएबल का साइन क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आगे जाके माइनस होगा, ठीक है। तो -20 फिर -5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -25। तो फर्दर हमने वैसे ही करके क्या किया है, सभी के वैल्यू फाइंड कर लिए, ओके। तो थर्सडे के लिए कर लिया, फ्राइडे के कर लिया, और सैटरडे के लिए कर लिया, ओके। तो आप लास्ट में फाइनल आंसर में लिख दोगे, द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days आर -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री और -40 डिग्री एंड -45 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर, ओके। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि अपने को ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं हर एक डेज के लिए, ओके। तो इसको हमने प्रॉपरली किया। उसके बाद अपने को 2 कंडीशन दी गई है, तो हमने कंडीशन के बेसिस पे ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली, और अपने जो हमने वेरिएबल्स पकड़े थे उसमें क्या कर लिया, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि लास्ट अपना वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा अपने को, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ट्रीज प्लांटेशन प्रोग्राम वेर अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two tree, in the third row there are three tree, and so on. Find the total numbers of tree in the row. तो चलो बच्चों, इसमें देखते हैं कि अपने को क्या पूछा गया। तो देखो बच्चों, ये क्या अपने अभी जैसे अपने ट्री किस कौन सी शेप में है बच्चों, एक ट्रायंगुलर शेप में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखो पहले क्या बोलता है कि पहले रो में कितने ट्री लगेंगे, वन ट्री। उसके बाद सेकंड रो में कितने लगेंगे बच्चों, टू ट्री। तो देखो पहले रो में वन ट्री लगा, सेकंड रो में टू ट्री लगा, थर्ड रो में थ्री ट्री, फोर्थ रो में फोर ट्री, फाइव रो में फाइव ट्री। ऐसे ये लगाते जाओगे आप। जैसे रो बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ ट्री भी बढ़ जाएंगे। जैसे हर एक रो में कितने से बढ़ रहा है बच्चों, एक एक ट्री बढ़ रहा है ना। जैसे पहले रो में अपना एक ट्री था, जैसे हम अगले रो में गए तो हमने एक ट्री और लगाया एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ अपना इधर, ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वन हो जाएगा। और डिफरेंस कितने का है दो टर्म्स के बीच में, तो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। तो डिफरेंस भी क्या है बच्चों, 1 आया, ठीक है। अपने को ए और डी की वैल्यू पता चल गई। अभी क्या बोलता है कि वैसे करते करते मैं कहाँ तक कितने रोज लगाया, मैंने टोटल यहाँ पर इसने 25 रोज तक ट्री लगाए, ठीक है। जैसे अभी फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स आएगा, सेवन आएगा, ऐसे जाते जाते उसने कितने रो तक ट्री लगाए बच्चों, 25 रो तक लगाए, ठीक है। तो ये 25 रो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपनी एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। कि टोटल नंबर ऑफ काउंट, तो टोटल नंबर ऑफ रो काउंट कितने अपने 25 है, ठीक है।
अब देखो, अब उसके बाद क्या बोलता है अपने को, फाइंड द टोटल सम ऑफ ट्री इन द 25 रो। मतलब आपको क्या करना है, जितने भी ये ट्रीज लगे हुए रो में इनका सम बताना है। फॉर एग्जांपल देखो, पहले रो में एक है, फिर इसके बाद दो है, तो क्या होगा आपको फिर ये 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 3 में अगले रो में कितना हो गया, और 3 ट्रीज लगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 होगा। तो ऐसे आपको करते करते कहाँ तक आना है, 25 रो तक आना है, और सभी ट्रीज का सम करना है, मतलब सभी रो के ट्रीज के सम करने हैं। ओके, तो इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने लग रहे हैं इस पूरे ट्रायंगुलर शेप में। तो आप क्या निकालना है आपको, एस ऑफ 25। जैसे कि अपने को पता है कि अपने को ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू भी पता है, कि आपको टोटल नंबर ऑफ रो भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, एस ऑफ 25 निकाल दोगे, तो ये क्या करेगा, सभी रो के ट्रीज को ऐड करके आपको फाइनल आंसर दे देगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, एस ऑफ 25 पूछा है। ठीक है, तो चलो हम इसको अच्छे से फेयर बुक में देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से फेयर में लिख लेंगे। तो कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड रो वाइज आर 1 2 3, मतलब हर एक रो में एक एक से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है, ऑलरेडी एक एपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो हमको क्या होगा बच्चों, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए के मतलब भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। डी का मतलब क्या होगा, T2 - T1 करोगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो आ जाएगा 1। और एन का मतलब क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रोज, उसको हम एन मानते हैं। ओके, अब अपने को पता है कि क्या पूछा है, कि पूरे रो जितने भी टोटल 25 रो है उसमें कितने टोटल ट्री प्लांट हुए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्री पूछा है। तो आपको इसका मतलब क्या पूछा है, एस ऑफ 25 पूछा है। तो हमको एस ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो हम क्या लिख लेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एस ऑफ 25, एन के बदले 25 आ जाएगा, 25/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, फिर प्लस एन की वैल्यू 25 - 1 इंटू डी, डी भी अपना 1 है। अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया, 25 में से 1 जाएगा तो 24 इंटू 1 क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को हमने प्लस करके 26 कर दिया, देखो 2 + 24 26, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये 2 1 2 13 तो अपना 25 इंटू 13 कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना 325। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगे हैं, अपने टोटल नंबर ऑफ ट्री लगे हैं 25 रो में 325। ठीक है बच्चों, यही था अपने इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना इसी के साथ अपना ये जो कि लास्ट क्वेश्चन था, ये अपना पूरा होता है। तो आप इसका बच्चों प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 पूरा खत्म होता है। ठीक है, मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।